आज हम लर्न करेंगे एक प्ले जिसका नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इस प्ले को डीपली समझने के लिए इसे हम टोटल 7 चैप्टर में डिवाइड करेंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो रहेगा ओवरव्यू का एंड बेसिक फैक्ट का। सेकंड में अपन बात करेंगे इसकी डिटेल्ड स्टोरी एनालिसिस की। फिर देखेंगे क्वेटेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर। फिर कुछ PYQs और MCQs लगाएंगे एग्जाम से रिलेटेड। फिर एसेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर थोड़ी अबाउट ऑथर के बारे में देखेंगे। फिर इस प्ले में कौन कौन से सोर्स यूज हुए हैं उनके बारे में अपन डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू एंड बेसिक फैक्ट में तो इसका जॉनर कैसा है, ये कॉमेडी है और कॉमेडी में इसका जॉनर जो है तो क्या फास्ट है। इसकी कंपोजिशन डेट की बात करें तो 1589 से 1594 के बीच में ये कंपोज हुआ है। इसे फर्स्ट रिकॉर्ड किया गया है 28 दिसंबर 1594 में। कहाँ पर? ग्रे इन। ये ग्रे इन एक जगह है कहाँ? लंदन में। वहाँ पर इसे फर्स्ट टाइम किया गया रिकॉर्ड किया गया है। ये जो फर्स्ट जो पब्लिश हुआ है 1623 में हुआ है, जब वो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ है उसी में ये प्ले क्या था, इंक्लूड था। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसमें 1770 लाइन है, जिसे माना जाता है कि शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले है। अब इसके प्राइमरी सोर्स की बात करें तो एक मेनेकमी नाम की बुक है जिसके ऑथर प्लॉटस हैं। वहाँ पे जो एंटीफिलस नाम का करेक्टर है वो उससे यूज़ किए गए हैं, और जिसमें मास्टर का ड्रोमियो के करेक्टर यूज हैं वो एम्फीट्रूस नाम की एक बुक है, वहाँ से यूज़ किए गए हैं। दोनों के ऑथर सेम है, फ्लॉटस और प्लॉटस। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी सोर्स में मिनेकमी और सेकेंडरी सोर्स में एम्फीट्रूस। मिनेकमी से एंटीफिलस का करेक्टर यूज़ किया गया है और एम्फीट्रूस से मास्टर का करेक्टर। अब हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये प्ले तभी लिखा गया है 1584 में, जब सेम टाइम में बर्थ हुआ है शेक्सपियर के बच्चों का। तो वो भी ट्विन थे। जो शेक्सपियर के बच्चों का बर्थ डेट है वो 1585 है, और वो भी आइडेंटिकल ट्विन थे, सेम ट्विन थे। तो उसी को देखते हुए इनके शेक्सपियर के ब्रेन में एक बात आई कि क्यों ना इस पर कोई एक प्ले लिखा जाए। तो वहीं से उनके ब्रेन में ये चीज़ कंसीव हुई और उस पर ही उन्होंने ये प्ले को राइट किया। और इसकी जो सेटिंग की बात करें तो इसकी जो सेटिंग है वो आपको दो जगह देखने को मिलेगी, सिराक्यूस और इफेसस। लेकिन इसके कंप्रहेंशन के बूटअप के लिए हमें एपिडेमनम नाम के जगह का भी यूज़ करना होगा। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछता है तो आप दो ही प्लेसेस के बारे में बात करेंगे, सिराक्यूस और इफेसस। अब इसमें एक ही कंसेप्ट है एरिस्टोटेलियन यूनिट ऑफ टाइम का। तो अगर कोई प्ले एक दिन में वन डे वन प्लेस और वन प्लॉट पर अगर पूरा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं एरिस्टोटेलियन यूनिटी ऑफ टाइम का प्ले। तो इस प्लॉट में जो ये 24 आवर के अंदर ये प्ले कंप्लीट हो जाता है। जगह भी एक ही यूज़ की गई है जनरली जो है एफेसस, और एक ही प्लॉट में पूरा एक्शन खत्म हो जाता है। तो कह सकते हैं कि शेक्सपियर के ये जो प्ले है तो एरिस्टोटेलियन यूनिटी ऑफ टाइम को क्या करता है, फॉलो करता है। अब आगे देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, इसमें कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि इसी से पूरी स्टोरी क्या होगी, बूटअप होगी। तो एक जगह है जिसका नाम है क्या, एपिडेमनम। यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर टोटल 7 लोग रहते हैं। तो इस प्ले के जो मेन है इजियन है और उनकी वाइफ रहती हैं, और इन्हीं को सर्व करने के लिए उनकी एक मेड होती हैं। इजियन और उनकी वाइफ से एक आइडेंटिकल ट्विन जुड़वा, सेम दिखने वाले जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, और दोनों को वो लोग नाम रखते हैं क्या, एंटीफिलस और एंटीफिलस। और वहाँ पर उनकी मेड होती है, उनके भी 2 बच्चे होते हैं, और वो भी दोनों सेम आइडेंटिकल ट्विन होते हैं। आइडेंटिकल मतलब जो सेम दिखे, आइडेंटिकल ट्विन होते हैं। तो एक का नाम ड्रोमियो और दूसरे का नाम भी ड्रोमियो रखते हैं। यहाँ मैं सेपरेशन के लिए या आइडिया को अलग अलग करने के लिए मैं एंटीफिलस 1 लिख दिया हूँ और एंटीफिलस 2 लिख दिया हूँ, जबकि इनका नाम सिर्फ एंटीफिलस था। और यहाँ पर ऐसे इसमें ड्रोमियो 1 में यूज़ कर दिया हूँ और ड्रोमियो 2, जबकि इनका नाम सिर्फ ड्रोमियो ही था। तो अब आ जाते हैं एपिडेमनम में। तो ये सभी लोग कहाँ, एपिडेमनम में रहते हैं। ये सभी लोग कहाँ, एपिडेमनम में रह रहे हैं। अब एपिडेमनम में सब लोग रहते हैं। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं कहाँ की ट्रिप के लिए, सिराक्यूज के लिए, कि चलो सभी लोग कहाँ चलेंगे, सिराक्यूज चलेंगे, घूमने चलेंगे। तो एक और घूमने चलेंगे तो किसके चलेंगे, सी के थ्रू चलेंगे, समुद्र के थ्रू चलेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, एक शिप में टोटल 6 लोग बोर्ड होते हैं। ये टोटल 6 लोग क्या होते हैं, बोर्ड होते हैं। 6 में यहाँ पर जो पहले होते हैं वो इजियन होते हैं, सेकंड नंबर में उनकी वाइफ, फिर ड्रोमियो रहता है, और फिर
ईजन हो गए, उनकी वाइफ हो गई, एंटीफिलस 1 हो गए, एंटीफिलस 2 हो गए, यहाँ पर ड्रोमियो 1 और ड्रोमियो 2। ये साथ में ड्रोमियो को इसलिए लेके आए थे कि जो एंटीफिलस है इनकी इनकी ये क्या करेंगे, सर्व करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, मतलब घुमाए फिराएंगे, और कुछ कोई दिक्कत हो तो उनके हमेशा साथ रहे करेंगे। तो इस तरीके से 6 लोग क्या हो गए, बोर्ड होके सिराक्यूज के लिए निकलते हैं। अब जैसे ही ये शिप से बोर्ड होके सिराक्यूज के लिए क्या करते हैं, निकलते हैं, तो अचानक से बीच सी में क्या हो जाता है, हैवी स्टॉर्म आ जाता है, और वो स्टॉर्म से इनकी शिप क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। मतलब समुद्र में लोग चल रहे हैं और तूफान आता है, वहाँ पर तूफान से क्या होती है, शिप पूरी डैमेज हो जाती है। तो इस शिप में टोटल 6 लोग थे, तो 1 2 3 एक पार्ट में 3 और 1 2 3 एक पार्ट में 3। तो मतलब ये लोग 2 पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। एक पार्ट में ईजियन और दूसरे पार्ट में उसकी वाइफ, एक पार्ट में एंटीफिलस 1 तो दूसरे पार्ट में एंटीफिलस 2, एक पार्ट में ड्रोमियो 1 तो एक पार्ट में ड्रोमियो 2। तो इस तरीके से ये लोग 2 पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ये वाला पार्ट आके कहाँ चला जाता है, सिराक्यूज में। ये वाला पार्ट आके सिराक्यूज में चला जाता है, और ये लोग कहाँ पर लास्ट हो जाते हैं, इफेसस में। ये लोग कहाँ पर हो जाते हैं, इफेसस में। तो अब ये लोग बेसिकली हम कह सकते हैं कि 2 प्लेसेस पर ये लोग रह रहे हैं, एक पेयर सिराक्यूज में और एक पेयर इफेसस में। हम आगे देखते हैं। अब शिपरेक की बात करते हैं। शिपरेक तो हो चुका है और सभी मेंबर लोग 2 पार्ट में क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। अब यहाँ पर 2 पार्ट हैं, एक शहर का नाम है सिराक्यूज और दूसरे का नाम है क्या है, इफेसस। अब सिराक्यूज में कौन रह रहा है, एंटीफिलस 1, ड्रोमियो 1 और ईजन, जबकि इफेसस में एंटीफिलस 2, ड्रोमियो 2 और इमिलिया। अब एंटीफिलस की शादी किससे हो गई, इमिलिया से, तो ये भी एक क्या है, फैमिली है। तो अब समझते हैं, आफ्टर मैनी ईयर, काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद, जो सेकंड एंटीफिलस होता है, मतलब जो इफेसस में रहता है एंटीफिलस, ये क्या शादी कर लेता किससे, एड्रियाना नाम की लड़की से। तो इसकी शादी किससे हो जाती है, एड्रियाना नाम की लड़की से। सिमिलरली सेम उसी तरीके से जो ड्रोमियो होता है वो शादी कर लेता है नन नाम की मेड से। ये भी मेड रहता है, तो ये भी शादी किससे कर लेता है, एक नैनिया लूसी नाम की मेड से। एड्रियाना की एक सिस्टर भी है जिसका नाम क्या है, लुशियना है। कौन है, लिशवेना। तो हम कह सकते हैं इफेसस में टोटल अभी जो इनका घर है, तो यहाँ पर एंटीफिलस, उसकी वाइफ ड्रोमियो और उसकी वाइफ, और इसके साथ साथ लुसियाना भी रहती है। तो मतलब ये लोग टोटल 1 2 3 ये हो गए। 4th नंबर में कौन आ गया, लुसियाना आ गई, और 5th नंबर में क्या आ गई, इसकी मेड आ गई, क्या उसका नाम क्या है, नेलिया लूसी। ठीक है, इतने लोग यहाँ 5 लोग इस इफेसस में, इनके एक घर में ये लोग रहते हैं, एक हाउस में। अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट को प्रॉपर क्लियर करने के लिए आपको इनके जो फादर है ईजियन, उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ गए। तो सबसे पहले अब चूंकि दोनों लोग क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से। अब ये जो फादर हैं, ये क्या है, ये फादर हैं, ये अपने बच्चों को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, निकलते हैं, और कहाँ जाते हैं, एफेसस जाते हैं। इन्हें कोई बताया होगा, कहीं से इन्हें पता चला होगा कि जो आपका परिवार है वो इफेसस में है। प्रेजेंट टाइम में कहाँ है आपका परिवार है, क्या एफेसस में है। तो अपने लॉस्ट गुमे हुए बच्चों को और वाइफ को ढूंढने के लिए वो एफेसस की तरफ आते हैं। जैसे हुए एफेसस में आते हैं और एंट्री करते हैं, तो उन्हें वहाँ के जो वो कंस्टेबल्स या फोर्स रहती है, किसकी, ड्यूक की जो फोर्स होती है वहाँ की, वो इन्हें क्या करती है, ईजन को क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, और ड्यूक के सामने क्या करती है, लाती है कि ये सिराक्यूज के आदमी हैं और यहाँ पर पाए गए हैं। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए, जो सिराक्यूज है और इफेसस है, इन दोनों के बीच में ट्रेड को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। ट्रेड को लेकर दोनों के बीच में बहुत बड़ा विवाद है, और विवाद इतना गहरा है कि यहाँ का जो ड्यूक है इफेसस का, वो ऐलान करके रखा कि कोई भी सिराक्यूजियन अगर इफेसस में मिलता है तो या तो वो 1000 मार्क की क्या करेगा, पेनाल्टी देगा। अगर 1000 मार्क की पेनाल्टी नहीं देता तो उसे क्या कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, फांसी में चढ़ा के उसे क्या फांसी में चढ़ा दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा। तो ये वहाँ का क्या है, रूल है। अब जैसे ही ईजन को क्या किया जाता है, दरबार में लाया जाता है,
तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं शिपरेक वाले, किस तरीके से हम लोग समुद्र में सफ़र कर रहे थे तो तूफान आया, हमारी शिप टूट गई, मेरी जो वाइफ थी वो कैसे गुम गई, मेरे जो बच्चे थे वो कैसे गुम गई। इवन देन इवेंचुअली ड्यूक क्या करते हैं, ये सब देखने के बाद काफ़ी भावुक हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि आपके लिए मैं अपने कोई जो रूल्स और लॉ हैं उन्हें मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। उन रूल्स और लॉ को क्या मैं आपके लिए तोड़ नहीं सकता हूँ। और इस तरीके से, लेकिन अब आप इस तरीके से यहाँ पर आए हैं तो मैं आपको एक दिन देता हूँ कि एक दिन में आप पूरे पैसों को क्या कर लो, आप मैनेज कर लो। एक दिन में आपको पूरे पैसे की क्या करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर पाते तो आपको हैंग आउट कर दिया जाएगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब आगे अब बात आ जाती है स्टोरी के सेकंड चैप्टर में। यहाँ से अब पूरी समरी है और यहाँ से ये पूरा प्ले क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो समरी अब ध्यान दीजिएगा, 2 प्लेसेस थी अपन के पास, एक क्या थी सिराक्यूस और दूसरी क्या थी इफेसस। तो जो यहाँ पर एंटीफेलस है उसके लिए मैं एस वर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो ड्रोमियो है उसके लिए मैं डीएस यूज़ करूँगा। और जो इफेसस में रहता है, इफेसस में एंटीलियो रहता है तो इसके लिए मैं एंटीफेलस रहता है उसके लिए मैं ए यूज़ करूँगा और यहाँ पर जो ड्रोमियो रहता है उसके लिए मैं डी यूज़ करूँगा। बात समझ में आई। तो जो सिराक्यूज में रहने वाला है एंटीफिलस उसका एएस और जो वहाँ पर ड्रोमियो रहता है वो डीएस, जो इफेसस में रहता है उसके लिए ए और जो ड्रोमियो कहाँ रहता है इफेसस में रहता है उसके लिए डी। तो ये के टर्म होंगे, मैं बार बार इन्हें रिपीट करूँगा तो आप इन्हें समझ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं हम। अब यहाँ पर जो इफेसस में ए, उसकी वाइफ एड्रियाना और एड्रियाना की सिस्टर लुशियाना, ये सभी लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई गेम क्या है खेल रहे हैं। एक तरफ बात किसकी चल रही है, ये यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक घर में एंटीफिलस, यहाँ का एंटीफिलस हो गया, एड्रियाना और उसके सिस्टर, ये सब मिलकर गेम को ही खेल रहे हैं। दूसरी तरफ एएस जो है तो कोई डिटेक्टिव नाम कहीं क्या कर रहा है, वो सफ़र कर रहा है और सफ़र करते करते वो क्या कर रहा है, एक नोवेल को क्या कर रहा है, रीड आउट कर रहा है, एक नोवेल को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। और पढ़ते पढ़ते वो उसका जब सफ़र पूरा हो जाता है तो वो क्या करता है, एक प्लेस में क्या होता है, अलाइट फ्रॉम द व्हीकल, जैसे ही गाड़ी से वह उतरता है तो वहाँ पर क्या एक ऑफिसर मिलता है और उसे वह कॉल आउट करता है, पुकारता है और उसका नाम लेता है, नाम लेके बोलता है कि कहाँ गए थे आप, क्या कर रहे थे, इस तरीके से क्या करता है, उसे वो कॉल आउट करता है, बुलाता है। अब ये इन दोनों को तो नहीं पता कि कौन सा क्या है क्या नहीं है, तो उन्हें ये लगता है कि हम लोगों को, ये नया नया शहर है तो हम लोगों को कोई नहीं जानता है, लेकिन ये हमें क्यों पुकार रहा है। तो इस तरीके से वो क्या, उसमें सस्पेशन, एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये लोग हमें कैसे जानते हैं, इन लोगों को हमें जानने का क्या रीज़न क्या है। तो इस तरीके से यहीं से पहला डाउट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो वो ये सोचता है कि जो ऑफिसर है वो पक्का किसी न किसी गैंग से क्या हुआ है, मिला हुआ है। जो ऑफिसर है तो पक्का किसी न किसी गैंग से मिला हुआ है और इसे पता है कि हमारे पास क्या है, बहुत सारे पैसे हैं और ये प्लान ये लोग बना रहे हैं कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों को रॉब कर लेंगे, लूट लेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों में एक डाउट क्रिएट हो जाता है, एक सस्पिशन आ जाता है कि ये लोग कैसे हम लोगों को पहचानते हैं, जब लोग हमने पहले कभी नहीं आए। तो ये लोग, इन्हें पता है चूँकि वो अपने साथ 1000 मार्क का अमाउंट लेके घूम रहे थे अपने काम के लिए। तो इस तरीके से उन्हें लगता है कि ये लोग हमारे पैसे के कारण पक्का कोई गैंग है जिसे पता चल गया कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो किसी न किसी तरीके से हमें किस तरीके से रॉब आउट कर लिया जाए या लूट लिया जाए। अब दोनों आफ्टर डाउट ये क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं किसी होटल या कहीं इन वगैरह में ठहरने के लिए और वहाँ से लोग चले जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ से लोग जाते हैं तो एक गोल्ड चेन, अब बात किसकी चल रही है, जो एंटीफिलस है कहाँ का, इफेसस का, ए की बात चल रही है। अब एक गोल्ड चेन के लेके इस ए और इसकी वाइफ में क्या चल रहा है, आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, दोनों में काफ़ी नोक-झोंक हो रही है कि एक गोल्ड चेन आपसे मांगी थी तो वो भी आप अवेलेबल नहीं करा सकते। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या एक आर्ग्यूमेंट गोल्ड को लेके विवाद चालू है। इसी विवाद में गुस्सा होकर ए बोलता है कि मैं तब तक घर वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी ये जो चैन है या नेकलेस है मैं उसे लाके नहीं दे देता। और इस तरीके से वो कह के वहाँ से घर से चला जाता है अपने ऑफिस की तरफ। दूसरी तरफ जो सिराक्यूज वाला एंटीफेलस है वो 1000 मार्क का जो अमाउंट है उसे ड्रोमियो को दे देता है कि मैं भी जा रहा हूँ बाहर किसी काम से, इस पेमेंट को तुम सेफ ढंग से रखे रहना। तो 2 चीज़ें हो गई यहाँ जो हैं, तो जो एफेसस का एंटीफेलस है उसकी अपनी वाइफ से क्या हो गई है,
आर्ग्यूमेंट हो गए हैं, नोक-झोंक हो गई है। और जबकि ये दूसरा वाला एंटीफेलस है, वो अब क्या करता है, अपने नौकर यानी ड्रोमियो को 1000 मार्क का अमाउंट दे देता कि इसे आप सेफ्टी से रखने रहना, कोई हमें लूट ना पाए, क्योंकि इन्हें शक पहले से हो गया था कि कोई ना कोई गैंग हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, इतनी चीज़ें एक पार्ट का ये यहाँ पर कंक्लूजन खत्म होता है। अब दूसरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन और गहरा कैसे होता जाएगा, कन्फ्यूजन और डीप होता जाएगा। अब देखिएगा, एच वेंट आउट फ्रॉम दी होटल, जैसे एच जो सिरक्यूज वाला एंटीफिलस है वो क्या करता है, होटल से क्या करता है, बाहर जाता है या किसी इन से बाहर जाता है। मैं होटल एक ठहरने के लिए टर्म यूज़ कर दिया हूँ कि वहाँ से बाहर जाता है और ए भी बाहर जाता है। अब ये अपने इन या होटल से बाहर जाता है कहीं अपने काम के लिए, और ए भी अपने वाइफ की नोक झोंक के बाद ये चला जाता है सबसे पहले किसमें, गोल्ड स्मिथ के लिए। गोल्ड स्मिथ का नाम क्या, मतलब गोल्ड स्मिथ सुनार, उसका नाम क्या रहता है, एंचोले रहता है। ये दोनों, तो ये भी यहाँ से अपने इनसे निकलता है, ये होटल से निकलता है, ये भी अपने घर से निकलता है, ये पहुँचता है गोल्ड स्मिथ के पास। अब ए एंड एंजेलो ये दोनों क्या करते हैं, जैसे ये सुनार के पास पहुँचता है तो दोनों में क्या गोल्ड चेन को लेकर बात होती है कि भाई इसे आप कब तक डिलीवर करोगे, जल्दी से जल्दी आप डिलीवर कर दो। तो बोलता है कि मैं आज रात तक शायद डिलीवर कर दूंगा। तो इस तरीके से डिस्कशन जो रहता है इन दोनों के बीच में, काफ़ी कॉमिक डिस्कशन मजाक वाली बातें होती हैं ए और एंजेलो के बीच में। और बीच बीच में उसका सर्वेंट भी रहता है एंजेलो का, वो भी कहीं कहीं पिन आउट कर देता है, पिंच कर देता है, जिससे कि कॉमिक डिस्कशन बरकरार रहे, जिससे कि लाफ्टर क्रिएट हो। तो तीन लोग आके सुनार की दुकान में क्या करते हैं, डिस्कशन को ज्वाइन करते हैं, एफेसस वाला एंटीफेलस और एंजेलो गोल्ड स्मिथ सुनार और उसका नौकर। इस तरीके से जब वो बोलता है कि अभी इतना जल्दी तो मैं चेन को डिलीवर ना कर पाऊंगा, तो ये सुनने के बाद वो क्या कहता है, 1-2 घंटे बाद यही अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है और बोलता है कि आज मैं रात तक आऊँगा, आप उस चेन को बना के कंप्लीट रखना। तो यहाँ से वहाँ निकल जाता है। अब इस टाइम में बारी आती है किसकी, एस की। अब एस अपना काम फिनिश करके क्या वापस लौट रहा है, क्या है, वापस लौट रहा है। अब लौटते टाइम उसे डे ही मिलता है। अब देखिए फर्स्ट मिक्सअप है ये। अब यहाँ पर देखिएगा दो चीज़ें एकदम अलग अलग हो गई हैं। यहाँ पर एस और डी का मीटअप हो रहा है, ये एस और डी का दोनों का मीटअप हो रहा है। तो अब जो एस है वो ये समझता है, जो डी है वो एस को क्या समझता है, ईएस समझता है। क्या समझता है कि वो क्या है, ए समझता है कि वो क्या है, एंटीफिलस, एफिसस वाला एंटीफिलस है। और उन्हें बोलता है कि नहीं, अब वो दीदी आपका इंतज़ार कर रही हैं। दीदी मतलब इनकी वाइफ, वो क्या कर रही है, उनका इंतजार कर। दोनों के बीच में चूंकि लड़ाई हुई है, लड़ाई होने के बाद हीटेड आर्गूमेंट हुआ है दोनों के बीच में, तो कंसोल के लिए बात चली है कि जाओ ढूंढ के लाओ तुम इन्हें, और यहाँ पर खाना वाना बन गया तो सभी लोग बैठ के एक साथ खाएंगे। तो ये ड्रोमियो बोलता है कि यहाँ आप किससे इसे बोलना चाहिए, किससे, ए से। तो ए को समझ लेता है एस और उनसे बोलता है कि यहाँ आप चलो, वहाँ खाना बन गया है, दीदी काफ़ी परेशान है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या डिस्कशन ये स्टार्ट करता है और पहला मिक्सअप क्या होता है, क्रिएट होता है। आगे देखते हैं। अब सिंस वी नो दैट ए इज एंग्री, अब हमें आपको पता है कि ए क्या है, एंग्री है अपने वाइफ के ऊपर, वही आर्ग्यूमेंट को लेके। तो जो डी है वो ए एस से कई बार बोलता है कि जो एड्रिएना है आपकी वाइफ और मेरी दीदी वो क्या कर रही हैं, घर पर आपका इंतजार कर रही हैं, डिनर बन चुका है ना, आपको तत्काल घर चलना चाहिए खाना खाने। तो इस तरीके से क्या होता है, वो बड़ा सोच में पड़ा रहता है एएस कि भाई मेरी तो शादी उदी हुई नहीं, तो कहाँ से ये मेरी वाइफ आ गई और कहाँ से ये घर आ गया, कहाँ से खाना हो गया। अब उसे लगता है कि क्या है, ये जो डी है वो मजाक कर रहा है या कि झूठ बोल रहा है। आफ्टर दैट जब ऐसे ही ये बोलने लगा डी, अब डी को वो डी एस समझ रहा है, उसे क्या पता कि ये डी है। अब जो डी को डी एस समझ रहा तो वो अपने पैसों, उसके कान में लग के अपने पैसों के बारे में पूछता कि भाई तुमने अपने पैसों, जो मैंने तुम्हें 1000 मार्क का अमाउंट दिया है, उसे तुमने कहाँ रखा है। तभी उसका वो जो ड्रोमियो है वो बार बोलता कि आज तक आपने मुझे 10 रुपये नहीं दिए, ये 1000 मार्क की अमाउंट कहाँ से आ गया। अब वो इस बात से गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम कैसी बात कर, मैं तुम्हें 1000 मार्क दिए हूँ रखने के लिए और तुम वैसा देता। तो तुझे लगता है कि पागल हो गया है और गुस्से में उसे क्या करता था, मार पीट देता है। जैसे ही वो मार पीट ड्रोमियो को मार देता तो ड्रोमियो दौड़ते हुए भाग जाता है और डर जाता है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, और घर में जाके जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो क्या करता है, बता देता है। अब इसी बीच में जो इफेसस है, जो एयस है, उसे लगने लगता है कि जो इफेसस नाम का शहर है वो क्या है, कोई इस शहर में कोई मैजिक होता है।
वहाँ पर वो ऑफिसर भी उस तरीके से मुझसे बात कर रहा जैसे मुझे पहचानता हो, और यहाँ पर ये भी है जो मेरा नौकर है, इसका भी पता नहीं दिमाग को क्या हो गया है, ये भी उल्टी सीधी बात करता है। तो इस तरीके से इन्हें क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि क्या है क्या नहीं। तो उसे लगता है कि ये जो शहर है वो कैसा है, मैजिक वाला है, ये जो शहर है क्या है, मैजिक वाला है। आगे देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैजिक का एलिमेंट यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ सब पहला डाउट यहाँ से एएस को स्टार्ट होता है कि जो शहर है ये क्या है, मैजिक वाला है, इस शहर में क्या है, मैजिक है। आगे देखते हैं। अब रोमियो जैसे ही कहाँ पहुँचता है, अब सब कुछ पूरी चीज़ें एड्रियाना को बताता है कि क्या क्या हुआ। ए ने मेरे साथ क्या क्या किया। एड्रियाना क्या हो जाती है, वरीड हो जाती है, परेशान हो जाती हैं कि इनके पति घर अभी तक क्यों नहीं आए। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे साइड जो इनकी इनकी सिस्टर होती हैं, मतलब लुशियाना, वो एक कोई पार्टिसिपेट, कोई प्रोग्राम है वहाँ पर क्या कर रही होती हैं, पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। और वहाँ पर क्या हो जाता है, वो डीएस भी आके बैठ जाता है और उस प्रोग्राम को देखने लगता है एंटरटेनमेंट के लिए। अब वो डीएस को क्या डी समझ बैठती हैं, क्या करती हैं, वो डीएस को ये सोचती हैं कि क्या है, डी है। और डीएस वो उसे डीएस को बड़े रिक अब चूँकि वो उनके जीजा हैं, तो इस तरीके से वो डीएस को क्या मतलब बड़े रिस्पेक्टफुली हम्बल तरीके से बात करती हैं और मनाती हैं कि आप घर के लिए चलो, आप घर में क्या करना, खाना खाना। अब चूँकि इतना पोलाइटली बात करती हैं कि दीदी आपका इंतज़ार कर रही हैं, आप घर में चलिए, सभी लोग परेशान हैं। तो इस सब चीज़ को देख वो भी एग्री हो जाता है कि हाँ, घर के लिए चलते हैं। तो लिसियाना स्पीक काइंडली तरीके से वो बात करती हैं और उन्हें क्या करती हैं, समझाती हैं कि आपको अपनी वाइफ से इस तरीके से रहना चाहिए, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। अब एएस इज़ कम्प्लीटली शॉक। अब एएस एकदम पूरी तरीके से क्या है, वो शॉक हो गया है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इस वुमन को तो मैं पहले कभी देखा नहीं, और ये इस तरीके से बात कर रही है कि जैसे मैं क्या हूँ, इसका पति हूँ। अब यहाँ पर ही स्टार्ट बिलीविंग इवन मोर देन स्ट्रेटली इफिसेंस। अब यहाँ पर वो सोचता है कि पक्का ये जो शहर है, अब उसे कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई मैजिक काम करता है। ये जो इफिसस शहर है, यहाँ भी पक्का कोई ना कोई मैजिक काम करता है, और जो भी है तो यहाँ मैजिक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखने को उसे काफ़ी सारी मिल रही थी। स्टिल कन्फ्यूज, अब वो बहुत कन्फ्यूज़ है। ही गोज इनसाइड। इसके बाद भी वो क्या करता है, लुशियाना के साथ वो क्या करता है, उनके घर चला जाता है काहे के लिए, डिनर के लिए। अब टर्न आती है किसकी, बारी आ जाती है ए की। अब बात कह की आ जाती है ए की। अब ए सुनार के यहाँ जाता है, लेकिन सुनार बोल देता है कि अभी ये जो आपका जो नेकलेस है, ये चेन है, इसे मैं अभी डिलीवर नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरीके में वो क्या करता है, जब काफ़ी रात हो जाती है, 11-12 बज जाते हैं, तो वो वहाँ से चलता है कि चलो अब चलते हैं, क्या करते हैं, खाना खाने चलते हैं। तो अब खाना खाने के लिए वो दोनों, अब वो नौकर भी मतलब अभी कुछ दिन पहले मतलब कह सकते 2-3 घंटे पहले उसका जो नौकर होता है डी, वो भी घर से निकल जाता है किसको, ए को ढूँढने के लिए कि चलो जल्दी से ले आएँगे, आज खाना-वाना नहीं खाए हैं, तो घर में क्या इन्हें बुला लाएँगे। और वो सुनार के यहाँ जाके, गोल्डस्मिथ के यहाँ जाके इनका वेट करता है कि ये गोल्ड चेन लेके आएँगे ही, तो मैं यहाँ से इनको अपने साथ-साथ लेके चला जाऊँगा घर दीदी के यहाँ, तो खाना-वाना खाएँगे। तो इस तरीके से अब ये सुनार के यहाँ ए और डी दोनों क्या हैं, एक दूसरे के साथ हैं। अब जब इन्हें चैन नहीं मिली तो ये क्या करते हैं, जब लेट नाइट हो जाती हैं तो ये चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं कि वो सुनार प्रॉमिस करता है कि मैं कल सुबह तक आपको जो आपकी चेन है उसे मैं क्या कर दूँगा, डिलीवर कर दूँगा। तो जैसे ही सुनार बोलता है कि कल सुबह तक मैं इस चेन को आपको डिलीवर कर दूँगा, तो चलो तो कोई बात नहीं, एक रात की और बात है, तो कल आप हर हालत में उसे चेन को क्या कर देना, डिलीवर कर देना। अब बात आगे आती है। अब अब वो जो इफेसस ड्रोमियो, जो इफेसस वाला एंटीफिलस है, तो ड्रोमियो के साथ कहाँ घर के लिए चल देता है खाना खाने। अब जैसे ही घर पहुँचते तो डोर क्या होता है, लॉक होता है, दरवाज़ा क्या होता है, लॉक होता है। और जो वहाँ पर सर्वेंट होता है उन्हें वो अंदर जाने से मना कर देता है। रिफ्यूज़, यहाँ पर रसेस लिखा है, रिफ्यूज़ था, वो प्रिंट आउट मिस्टेक है। तो वहाँ पर जाने से वो मना कर देता है। जैसे वो दरवाज़ा को नॉक करते हैं, खटखटाने की आवाज़ करते हैं कि भाई हम लोग आ गए हैं, तो अब चूँकि दोनों अंदर हैं, तो ड्रोमियो तो वो पता कि उसका मास्टर जो मालिक है वो अंदर है, तो क्या कर देता है, उन्हें मना कर देता है कि नहीं, मेरे तो मास्टर जो हैं, मेरे मास्टर तो मेरे अंदर हैं। और उन्हें डाउट होने लगता है, चूँकि ये दोनों अंदर क्या हैं, एएस और डीएस हैं, इन्हें डाउट होता है कि कहीं न कहीं ये जो गैंग के लोग हैं, इन्हें पता चल गया तो कि हम लोग यहाँ हैं, तो ये लोग मास्टर का मेरा नाम लगा के, मेरे मालिक का नाम लगा के ये लोग आ रहे हैं हम लोगों का पैसा पता करने की, पैसा कहाँ, जिससे हम लोगों को लूट लें। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, दरवाजे को नहीं खोलते हैं। अब जब दरवाजे को काफ़ी देर तक ये लोग आधे 1 घंटे जो भी रहा हो, टाइम मेंशन नहीं वहाँ पर,
खड़े रहते हैं और दरवाज़ा नहीं खुलता तो गुस्सा हो जाता है। ए गुस्सा हो जाता है और अपने आप को ह्यूमिलेटेड फ़ील करने के बाद वहाँ से तत्काल क्या करता जाता है, चला जाता है बगैर खाना-वाना खाए। अब यहाँ पर एंटीफिलस इफिसस जो है तो एंग्री हो जाता है इस दरवाजे को बंद देखकर। अब भाई उस घर का मालिक है और उसके लिए दरवाज़ा खुला नहीं है, तो वो ये सोचता है कि जो मेरी वाइफ़ है वो जानबूझ के दरवाज़ा को नहीं खोली, और ये सोचता है वो कि हम एड्रिएना से क्या लेंगे, बदला लेंगे। इस एड्रिएना से मतलब अपनी वाइफ़ से क्या करेंगे, बदला लेने को। और वो एंजेलो से बोलते हैं कि नहीं मुझे अर्जेंट में क्या गोल्ड चेन चाहिए, अर्जेंट में। तब अब ध्यान दीजिएगा इसमें 3 लोग जब यहाँ पर घर में आते हैं तो ये लोग यहाँ पर इसके जब जब दरवाज़ा लॉक होता है तो यहाँ 3 लोग आते हैं। इनके साथ रहता है डीई, एई और गोल्ड स्मिथ। इतने लोग, ये 3 लोग दरवाजे के बाहर रहते हैं। अब जब इन्हें गोल्ड स्मिथ भी देखता है कि बताओ इनकी वाइफ़ है तो इनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलती हैं, तब वो उन्हें गोल्ड स्मिथ से बोलता है कि हाँ तुम तत्काल इस चैन को अब क्या करो, बनाओ, अब बात बहुत ऊपर तक आ गई है। अब लेकिन वो ये प्लान बनाता है कि अब जो चैन है तो मैं इसे अपनी पत्नी को ना देके क्या दूँगा, कॉर्टेज़न को देंगे। कॉर्टेज़न वो वुमेन कहलाती हैं जो आप देखे होंगे जो बड़े घराने के बच्चे जहाँ नाच गाना होता है वहाँ पर काफ़ी सारे औरतें होती हैं और लोग बाग वहाँ गाना वाना सुनने जाते थे। पुरानी मूवी वगैरह में देखो ऐसी जो जनरली कह सकते हैं कि डांस वगैरह लेडीज़ या लड़कियाँ करती हैं और किसी दूसरे के लिए उन्हें अपन कॉर्टेज़न बोलते हैं। तो डिसाइड किया किसने, एई ने डिसाइड किया कि ये चैन है मैं अपनी वाइफ़ को ना देकर किसे दूँगा, कॉर्टेज़न को देंगे। अब सुबह-सुबह एंजेलो आता है तो जो चैन है वो किसे दे देता है, एएस को दे देता है। अब उसे तो नहीं पता कि एएस कौन है, वो सोचता है कि ये एई है और चैन डिलीवर कर देता है एएस को। अब जैसे ही वो चैन डिलीवर करता है तो फिर वो सरप्राइज़्ड हो जाता है एएस कि अब ये क्या हो रहा है, अब फिर मुझे ये कोई क्या कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है। तो उसे लगता है कि चलो ये अब कोई ये पक्का फुल हो गया है कि ये मैजिक का शहर है और यहाँ पर ये मैजिक इन लोगों को बोलता है कि सबसे पहले कोई आए तो उसको आप इस तरीके से ट्रीट करो जैसे कि वो आपके हस्बैंड हों, फिर आप उन्हें किसी न किसी तरीके से क्या करो, आप गिफ्ट प्रेजेंट करो। तो उसे अब ये क्लियर हो गया कि पक्का यहाँ पर काफ़ी बहुत सारा मैजिक काम करता है। तो एंजेलो वहाँ से चला जाता है, ये सोचता है कि हो गया। अब चूँकि ये रईस आदमी है, यही क्या है, रईस आदमी है, तो एंजेलो उससे पेमेंट की बात नहीं करता और चुपचाप डिलीवर करने के बाद चला जाता कि पेमेंट हो गया, बाद में मिल जाएगी। क्या कि वो बिज़नेसमैन है, रेप्यूटेड आदमी है तो पेमेंट दे ही देंगे। अब आगे अब टर्न चेंज होता है, एंजेलो मीट भी गई। अब एंजेलो क्या करते हैं, अब पहले तो किससे ये क्या किए, एएस को चैन डिलीवर कर दीजिए हैं। अब जब रास्ते में आते तो इनकी मुलाकात किससे हो जाती है, एई से। उसी रास्ते में किससे मुलाकात हुई, एई से, और उनसे पेमेंट के लिए बोलते हैं कि ये जो पेमेंट है आप उस चैन को तो आप करा दो। अब एई है जो तो वो शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में हो जाता है कि भाई कब तुम्हें मैं 10 दिन से बोल रहा हूँ कि चैन को डिलीवर कर दो, चैन को डिलीवर कर दो, तुमने चैन तो दी नहीं, अब ऊपर से पेमेंट तुम माँग रहे हो। बट एंजेलो क्या करता है, बार-बार इंसिस्ट करता है कि नहीं मैंने चैन डिलीवर कर दी है, उस चैन का मुझे आप पैसे दे दीजिए। अब इस एंजेलो के साथ-साथ जो सुनार है उसके साथ एक मर्चेंट भी रहता है, तो मर्चेंट जो एंजेलो की क्लेम को क्या करता है, सपोर्ट करता है कि नहीं मेरे सामने की बात है, इन्होंने आपको गोल्ड चेन क्या कर दी है, डिलीवर कर दी है। अब जब इतनी बात हो गई तो उसका क्लेम और मजबूत हो गया। इसी बीच में जो मर्चेंट है तो एक प्रपोज़ करता है कि भाई अब तो बात ऊपर हो गई है, अब ये कैसे सॉल्व आउट हो? तो वो क्या करता है कि आप पुलिस को बुलाओ। तो एई भी बोलता है वो तो चैन पाया नहीं, तो बोलता है हाँ ठीक है बुला लो। अब यहाँ पर क्या करता है, पुलिस को बुलाता है। अब चूँकि क्लेम को मर्चेंट सपोर्ट करता है तो इसलिए जो एई है वो क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है डेट के चक्कर में। भाई आपने चैन ले ली है और पैसे नहीं दिए तो क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एई क्या है, अरेस्ट हो चुका है। अब जैसे ही ए अरेस्ट होता है तो डी आता है, ढूँढते हुए ऐसे डी कहाँ पहुँच जाता है, पुलिस स्टेशन आ जाता है और इन्हें देखता है कि अरेस्ट हैं। तभी वो बोलते हैं कि तुम गो होम, जल्दी तुम घर जाओ और ये ज़मानत वाले बेल मनी मतलब ज़मानत का जो पैसा है उसे ला के दो और मेरी ज़मानत कराओ। बट बाय मिस्टेक उसी समय अपने मालिक को ढूँढते हुए वहाँ पर क्या आ जाता है, डीएस आ जाता है ढूँढते हुए, और डीएस किसे देखता है, ए को देखता है, तो ए को क्या समझ लेता है, ए समझ लेता है। और जो एई है तो वो डीएस से बार-बार कहता है कि जो तुमने जो बेल मनी तुमसे मैंने पैसे मँगवाए थे घर से उनका क्या हुआ? तो इसके ये तो उसे कुछ जानकारी दी, मना करता कि कौन-सी बेल मनी? आपने मुझे कब बोला था? जबकि उसने बोला है लेकिन किसी बोला डी को और वो डीएस से पूछ रहे हैं तो बोलता है कि आपने मुझसे कब बोला है? तो इस तरीके से अब एई सोचता है कि इसका सर्वेंट जो क्या हुआ वो भी पगला गया है, नहीं तो क्या कर रहा है, मुझसे चिढ़ा रहा है और फिर वो भी उसे रोमियो को क्या करता है, पीट देता है।
क्या कर देता है, पीट देता है। अब सब ये जितने लोग बाग इन चीज़ों को देखते हैं तो क्या सो कि ए जो है तो प्रेजेंट टाइम में सचमुच में क्या हो चुका है, पागल। क्योंकि वो लोग तो समझते हैं ए और एएस एडी को कि ये दोनों क्या हैं। तो जब ये लोग एक दूसरे के इस तरीके के आर्गुमेंट को देखते हैं तो वो क्या होते हैं, वो समझ जाते हैं कि जो ए है तो प्रेजेंट टाइम में क्या इनसेन हो चुका है, इनका दिमाग कहीं ना कहीं क्या है, वीक हो चुका है। अब एड्रीना की बारी आती है, तो जैसे जैसे दौड़ते हुए एड्रीनो को पूरी बात बताता है कि उसके पति के यहाँ अरेस्ट हो चुके हैं और वो क्या पागल हैं। वो दौड़ते दौड़ते हुए कहाँ अपनी लुसियाना को लेकर जेल में आती है, और जेल में क्या करती है, वो ऑफिसर से इंसिस्ट करती है कि ये पागल हो चुके हैं, ये आउट ऑफ माइंड हो चुके हैं, इन्हें पनिश न किया जाए, बल्कि इन्हें पनिश की ज़रूरत नहीं है, इन्हें क्योर की ज़रूरत है। तो इन्हें मेरी कस्टडी में रख दिया जाए, तो इनका मैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराऊंगी जिससे ये सही हो जाते हैं। अब इन्हें ड्यूक के सामने लाया जाता है, तो ड्यूक एड्रीना की बात को मान जाता है कि हाँ सही बात है, जो प्रेजेंट टाइम में ए है उनकी क्या दिमाग की स्थिति ठीक नहीं है, तो इन्हें कुछ दिनों के लिए अंडरबाउंड कर दिया जाए ए के, जिससे वो उन्हें अच्छे से रखेंगे, क्योर करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब एस्टर की बारी आती है। अब वेन एस एंड डी एस रिटर्न टू सिरक्यूस, अब ये दोनों सोचते कि ये जो शहर है भाई ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस हो रही हैं, ये मैजिकल शहर है और चाइनीज़ के पास है, कोई ना कोई आके कुछ बोल देता है, कैसे भी हो जाता है। तो ये दोनों अब प्लान बना रहे कि चलो हम लोग लौट लौट चलेंगे सिरक्यूस के लिए, अब यहाँ ठीक नहीं है। तभी वो बीच में एड्रीना से उनकी मुलाकात हो जाती है, और ल्यूसियाना से ये दोनों क्या कर रही हैं, ये भी जा रही हैं, और ये फिर दोबारा स्ट्रीट में, तब स्ट्रीट में एक बार वो भी थे साथ में। तो अब जैसे भी एएस कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये फिर कहाँ से आ गई, इन्हें मैं तो वहाँ देखा था, घर में देखा था, एएस गया था ना उनके घर। अब यहाँ पर जो एएस जैसे ही लुसियाना को फिर देखता है तो वो क्या हो जाता है, इसे अटैच्ड हो जाता है लुसियाना से, मतलब एक प्रकार से अटैच्ड ही बोलेंगे, अफेक्शन बोलेंगे, तो अटैच्ड हो जाता है। इसी टाइम में जो ए है वो अपने आप को जो बाउंड रहता है, किसका बाउंड मतलब कैप्चर करके रहती है, वो पकड़े हुए रहती है किसे, एयू को, अपने साथ घर ले जाने के लिए। तो उन्हें छुड़ा के वो क्या कर देता है, भाग जाता है कि नहीं मैं, मेरा दिमाग ठीक है, मैं तो पागल वागल हूँ नहीं, तो क्या उन्हें छुड़ा कर वो भाग जाता है। अब ए और एस क्या रहते हैं, भागते हुए रहते हैं सिटी के चारों तरफ, और ये जब सब लोग देखते हैं तो बड़ा सभी लोग शॉक हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो अजीब लगता है कि ये कैसे दोनों जुड़ पे हैं, एक को अभी 2 मिनट पहले देखा तो फिर 1 मिनट बाद फिर दूसरा दिखाई दे, तो इस तरीके से वो क्या यहाँ पर चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। कब अभी 10 सेकंड पहले कोई एएस को देखता है, फिर उसी रूट में देखता है कि 10 की जस्ट ए भाग रहा है, और कुछ देर बाद कोई देखता है कि यहाँ पर ये डीएस है, कुछ देर बाद देखते हैं डी, तो लोग बाग क्या हो जाते हैं, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप को समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, और सब सब सोचते हैं कि पक यहाँ कुछ ना कुछ विच क्राफ्ट का यूज़ हुआ है, मैजिक इन्वॉल्व है यहाँ। आगे देखते हैं। फाइनल इवेंट आता है नाउ ए एंड एस, बी एंड डी एस, ये सब भाग रहे हैं एक दूसरे। ए क्यों भाग रहा है कि वो चाहता है कि ये जो एड्रिएना है इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मेरे धोखा किया, तो उससे उसके पकड़ से वो भाग रहा है। और एएस भी चाहता है कि मैं यहाँ से जल्दी से जल्दी भाग के कहाँ चला जाऊँ, अपने सिरक्यूज चला जाऊँ, क्या कि ये शहर खतरों से खाली नहीं है। अब एक के साथ डी है और एक के साथ डीएस है, तो ये सभी लोग करते हुए एबी की तरफ भाग रहे हैं, जिसे अपन प्रेयरी भी बोल देते हैं। एबी के मतलब ये एक प्लेसेस होते हैं क्रिश्चियनिटी के, जहाँ पर जनरली नन वगैरह रहती हैं, नन अपने यहाँ जैसे साधु संत बोल देते हैं, वो रहती हैं। तो वहाँ की तरफ ये लोग क्या भाग रहे हैं। अब जैसे ही ये लोग वहाँ की तरफ भागते हैं तो ये पूरे मैटर को क्या ड्यूक के सामने लाया जाता है, और ड्यूक के सामने जब लाया जाता है तो आज अब चूंकि पहला दिन है तो वहाँ पर क्या ईजन भी प्रेजेंट रहता है। वीजन क्यों प्रेजेंट है भाई, ड्यूक ने बोला था कि आप पैसों की व्यवस्था करना, अगर आप पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाते तो आपको क्या दे दीजिएगा, फांसी दे दी जाएगी। तो चूंकि एजेंट पैसे की व्यवस्था कर नहीं पाते, अरेंजमेंट कर नहीं पाते हैं, तो इन्हें फांसी में अब चढ़ाया जाना है, इन्हें फांसी दी जानी है। तो इस तरीके से क्या सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं ड्यूक के कोर्ट के आसपास। तो अब एबिसिस कम आउट। अब जैसे ही एबिसिस से कौन, एमिलिया जो है तो क्या आती है, बाहर आती है। तो ईजन, और कौन है वो, ईजन की लास्ट वाइफ है जो एमिलिया है। तो जैसे ही एबी से बाहर आती है और वो क्या करती है, तत्काल ईजन को पहचान लेती है। अब ईजन भी उसे पहचान लेता है कि ये मेरी क्या है, वाइफ है। तो से रिकग्नाइज ईजन, वो ईजन को तत्काल पहचान लेती है। अब वहीं पर ए और एएस भी खड़े हैं। अब उन्हें तो सब पता है कि हमारे क्या आइडेंटिकल ट्विन थे। तो इस तरीके से वहाँ पर रोमियो भी खड़े थे। तो ये जो एमिलिया रहती है इन सबको क्या कहती है, पहचान लेती है। ड्यूक के सामने पूरी स्टोरी को, सिपरेक वाली स्टोरी को जो एमिलिया है वो क्या करती है, बताती है और समझाती है कि ऐसा ऐसा हुआ था।
अब जब पूरी स्टोरी ड्यूक के सामने बताती है तो ड्यूक के समझ में बात आती है कि ये पूरा नेचुरल कैलामिटी का खेल था और इस तरीके से इनके साथ काफ़ी बुरी घटनाएं घटी थी। तो इस तरीके से ईजन को ड्यूक के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं है, जो पूरे सब लोग थे फैमिली रीयूनाइटेड हो जाती है और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सबकी क्लियर हो जाती है और इस तरीके से प्ले क्या होता है, प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब क्वेटेशन बेस्ड हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि ये ऐसे क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में स्पेशली एडवांस लेवल एग्जाम जैसे पीजीटी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, इसमें बार बार अपियर होते हैं। तो हमें इनके जो मेन क्वेटेशन है उनकी भी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। तो देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, ये शायद यूजीसी नेट 2023 में ये कोटेशन पहला आया भी है। सम चेंज हो सकते हैं लेकिन आया है, ये श्योर है। तो इल डीड्स विल डबल विद एन एविल वर्ड्स। तो इल डीड्स इज डबल विद एन एविल वर्ड। तो एड्रिएना बोलती है अपनी, जो दोनों के बीच में नोक झोंक हो जाती है, तो उसके लिए बोलती है कि जो इल डीड्स हैं, तो उनके कहने में जो इल डीड्स, जो बैड एक्शन हैं, बुरे एक्शंस हैं, वो और ज़्यादा बेकार और ज़्यादा चुभने वाले हो जाते हैं जब उन्हें गाली गलौज से तोड़ दिया जाए। मतलब मारपीट के साथ साथ अगर किसी को गाली गलौज किया जाए तो वो एक्शन क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा चुभते हैं, उससे आदमी और ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो ये कब की बात है, जिसने एड्रिएना ने बोली है अपने पति एसे से, जब ये गोल्ड चेन के लिए दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी और ड्यूक के पास केस पहुंचा था बिट्रेयल का, तब एड्रिएना ये चीज़ को बोलती है। द प्लेस ऑफ डेथ एंड सॉरी एग्जीक्यूशन। अब ये ईजन बोलता है, क्यों बोलता है, ईजन को एक दिन का टाइम मिला था और उन्होंने पैसे की व्यवस्था, पैसे का अरेंजमेंट कर नहीं पाया था। तब वो बोलते हैं कि ये जो जगह है मेरे जो दुखद डेथ है उसके लिए ये प्लेसेस है। अब कन्फ्यूजन वर्स कंफाउंडेड, ये ऐसे बोलता है, ये सिरक्यूस वाला एंटीफिलस है। अब जैसे बार बार गिफ्ट मिलते हैं, बार बार प्रेजेंट मिलते हैं, बार बार कोई इसे किसी दूसरे नाम से देखता है, बुलाता है, तो उसे जो पता चलती है जो मेरा कन्फ्यूजन है, एक बार थोड़ी डाउट क्लियर होता है, फिर दूसरी घटना आ जाती है तो मैं क्या हो जाता है, कंफाउंडेड हो जाता हूँ। द कन्फ्यूजन वर्स कंफाउंडेड। आई एम श्योर यू विल रिमेंबर मी, ये ईजन बोलता है किससे, अपनी वाइफ और बेटों से, कि आप दोनों मुझे अच्छी तरीके से याद तो रखे होंगे। ये ईजन की स्टेटमेंट है एग्जीक्यूशन के टाइम में। अब दो आर एंड एस, अब ये एंटीफिलस बोलता है, ये एंटीफिलस बोल रहा है सिरक्यूस के लिए, किसको, ड्रोमियो के लिए। तो ड्रोमियो तुम क्या एकदम बेवकूफ़ गधे हो गए हो। कब की बात है, जब ये दोनों रास्ते में मिलते हैं, और जब रास्ते में मिलते हैं और वो ले जाता है कि हाँ दीदी आपका वेट कर रही हैं, चलिए डिनर प्रिपेयर हो गया है, तब ये स्टेटमेंट एंटीफिलस बोलता है। अब ये वर्ड है, इन्हें आप देख लीजिएगा, ये तो सिंपल है, इन्हें कर ही लेंगे आप। आगे देखते हैं। वाई हाउ नाउ ड्रोमियो वेयर रनस्ट द सो फास्ट। अब यहाँ पर कि ड्रोमियो तुम इतना तेज़ी से कहाँ दौड़ते हुए भाग रहे हो। तो ऐसे बोलता है किससे, रॉन्ग ड्रोमियो से। ये स्टेटमेंट ऐसे का है रॉन्ग ड्रोमियो के लिए कि तुम इतना दौड़ते हुए कहाँ भागे जा रहे हो। और जबकि वो ड्रोमियो कहाँ जा रहा था, बेल का पैसा लेने, बेल मनी लेने जा रहा था। अब इसे तो कुछ पता नहीं था बेल मनी के बारे में, तो इससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। अब सिरसी, अब आई थिंक यू हैव अ ड्रिंक ऑफ सिरसी कप। ये सिरसी मतलब सिरसी कप एक क्या होता है, एक कप रहता है, उसमें कुछ प्याला जैसे चाय वगैरह ऐसे होती है, वो एक मैजिकल पोशन होता है। वो क्या होता है, मैजिकल। उसे पीने के बाद लोगों में क्या होती है, मैजिक फील होती है। क्या होती है, मैजिक फील होती है। तो एंटीफिलस से एवरीवन अराउंड सी हिम, एंटीफिलस उन सभी को बोलता है जो क्या करते हैं, Antipholus say that everyone around him see mad as if they have drunk a magical potion that have already altered their sin। अब एंटीफिलस जैसे ही सभी को देखता है तो वो कहता है कि ये सब इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं बेवकूफ़ और पागलों की तरह, जैसा कि इन सब लोगों ने क्या किए हो, कोई शराब पी हो, जिससे इनका दिमाग क्या हो गया है, छिन्न हो गया है, जो ब्रेन है वो उनका काम नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से पागलों की तरह भी क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। ये ध्यान देख लीजिएगा, ये सिरसी कप ये एक मैजिकल ड्रिंक है। इसे एज अ वाइन भी बोल सकते हैं, लेकिन वाइन में मैजिकल कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, जबकि इसमें क्या होना, मैजिकल कैपेबिलिटीज़ होती हैं। मी लीज का मतलब होता है लॉर्ड, तो मी लीज आई एम एडवाइज्ड व्हाट इज से, ये एंजेलो बोलता है किससे, ड्यूक से। और इसका मतलब क्या है, माय लॉर्ड आई नो व्हाट आई एम सेइंग। वो जब बताता है माय लॉर्ड को शुरू में कि ये सब चीज़ें ऐसी हुई हैं, तब वो उस चीज़ को असर्ट करता है कि नहीं माय लॉर्ड, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, सही है। कि मेरी जो शिपरेक वाली इंसिडेंट है, लॉस्ट वाइफ वाली है और वो सन वाली, वो सब क्या है,
सही है। अब 33 ईयर्स आई हैव बट गोन इन ट्राइबल, ये बोलता है क्यों, ईजन बोलता है कि टोटल 33 साल हो गए हैं इस दर्द को बर्दाश्त करते, मतलब 33 साल से मैं इस तरीके से घूम भाग रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को ढूंढ रहा हूँ, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है। तो इस तरीके से ईजन क्या ये स्टेटमेंट यूज़ करता है। दीज आर द पेरेंट्स टू दीज चिल्ड्रन। अब ये बेसिस में एमेलिया कंफर्म कर रही है कि हाँ ये जो बच्चे हैं ये इन्हीं के हैं। तो ये कंफर्म के टाइप में हुआ है कि हाँ ये जो बच्चे हैं तो इन्हीं के हैं। ये किसका, एमिलिया का स्टेटमेंट। आफ्टर सो लॉन्ग ग्रीफ सच अ नेटिविटी, ये ड्यूक बोलते हैं कि चलो अच्छा, बहुत दिनों से ये जो ग्रीफ थी, क्या है कि देखिए उसका बच्चे भी पैदा हुए थे, कुछ दिनों बाद वो खो गए, उनकी वाइफ खो गई। तो ये बहुत दिनों से ये लोग क्या लॉन्ग ग्रीफ में, तो चलो फाइनली जो मोमेंट आया है वो काहे का आया है, जॉयफुल बिगनिंग का। अब इन लोगों की लाइफ में क्या आया है, थोड़ी जॉय आया है, थोड़ी खुशी आई है, थोड़ी सब कुछ अच्छा हुआ है। अब आते हैं एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज देखेंगे। व्हेन वाज दिस प्ले परफॉर्म, इस प्ले को सबसे पहले परफॉर्म कब किया गया था, तो 1594 में पढ़ के आए हैं। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेट ऑफ फर्स्ट, जो पहला परफॉर्म था उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, तो 28 दिसंबर। द कॉमेडी ऑफियर इज प्राइमरी बेस्ड ऑन, जो ये कॉमेडी ऑफियर है वो किस पर बेस है, तो मैं आपको बता कि इसमें जो प्राइमरी सोर्स है क्या है, प्लॉटस की मैकेनिमी है, उसमें से इसमें जो एंटीफिलस वाला करेक्टर वो यूज़ किया गया है। द प्ले बिलोंग्स टू द शेक्सपियरियन कैटेगरी, ये जो प्ले है तो किस तरीके से शेक्सपियरियन की किस तरीके कौन सी कैटेगरी का से बिलोंग करता है, तो अर्ली फार्शियल कॉमेडी से आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी बात नहीं करता हूँ तो आपको समझ आएगा, लेकिन अभी याद रखिएगा फार्शियल कॉमेडी है ये। द प्ले कंटेंट हाउ मेनी सेट्स ऑफ ट्यून, तो कितने सेट्स होते हैं, टू होते हैं, एक ए एस के साथ डी एस और एक ए के साथ ए एस, तो इतने ट्यून यहाँ पर होते हैं। आगे द थीम ऑफ आइडेंटिटी कन्फ्यूजन इज बेस्ट एक्सप्रेस, दो जो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन है वो कितना डबलिंग का है, दो डबल हैं, ए एस और ए और सिमिलरली डी एस और डी, ये हैं, इनके जो डबलिंग के कारण ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है। ईजन इज ईजन को क्यों फांसी पर दी जानी है, क्या है कि वहाँ पर वो जो नियम है, तो हाँ ही इज अ सिराक्यूजियन इन इफेसस, क्योंकि वो किसका है, सिराक्यूजियन का, वहाँ पर स्ट्रिक्ट लग है कि कोई भी अगर सिराक्यूज का आदमी मिलता है तो उसे या तो 1000 मार्क की वो पेनाल्टी दे, नहीं तो फिर उसे हैंग आउट कर दिया जाएगा। द कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट फास्ट लर्निंग एंड एग्जॉजिम, तो जो भूत प्रेत झाड़ने वाला और बाहरी दिखावा करने वाला, मतलब बताता है कि नहीं मैं ये सब कर दूंगा लेकिन ये सब फाल्ट है, तो यहाँ पर एक करेक्टर होता है पिंच, ये स्कूल का किसी स्कूल का मास्टर होता है जो ये बोलता है कि नहीं मैं भूत भगा देता हूँ। अब भूत भगाने की बात क्यों, जबकि जो ए है जो एंटीफिलस है एफएसएस वाला, वो इनसेन बिहेव करता था, तो सबको लगता था कि ये क्या है, इसमें घोस्ट इसके बॉडी के अंदर चले गए हैं, तो ये एक एक्सॉर्सिस्ट का काम करता था, भूत भगाने वाला आदमी, जैसे अपन बोल देते हैं अपन अपने यहाँ पंडा टाइप में, तो उस तरीके का काम ये करता था। तो पिंच का कोई भी करेक्टर आप याद रखिएगा। द प्लेज मोस्ट स्ट्रांगली लिंक्ड विद द विच क्लासिकल ड्रामेटिक्स ट्रेडिशन, तो रोमन न्यू कॉमेडी के अंदर इसे आप पुट करेंगे। द टर्म अरिस्टोटल यूनिटी द प्ले इज क्लोजेस्ट, अरिस्टोटल यूनिट को ये फॉलो करता है, तो इसमें एक दिन का प्ले है, एक प्लेस इफेसिस का प्ले है और एक प्लॉट एक्शन है। आइडेंटिकल कन्फ्यूजन का तो ये हाँ ये क्या करता है, टाइम प्लेस और एक्शन को क्या करता है, ये यूज़ करता है, इम्प्लीमेंट करता है। एड्रीना जेलसी मेनली, एड्रीना की मेन जेलसी क्या है, तो डोमेस्टिक एंग्जाइटी एंड मैरिटल इनसिक्योरिटी। डोमेस्टिक क्योंकि वो घर के कामों से ज़्यादातर परेशान रहती थी और इन्हें पता है कि इनका जो हस्बैंड है ए, वो कहीं ना कहीं वो जाता था, कहाँ जाता था, कोटिजन के यहाँ क्या करने, उसकी महफिल में बैठने, तो इसलिए वो भी इसमें मैरिटल इनसिक्योरिटी थी और कहीं कहीं वो बात भी छेड़ देती थी कि हाँ अब आपको टाइम नहीं है, आप वहाँ जाएंगे गाना सुनने, इस तरीके से। द प्ले कॉस्मिक एनर्जी इज ड्रिवन बाई, जो प्ले की कॉमिक एनर्जी है वो किस तरीके से बरकरार, मतलब लोग बाग कैसे हमेशा लाफ्टर मोड में रहते हैं, तो उसमें फिजिकल जो मूवमेंट है वो काफ़ी रैपिड होते हैं, एक आदमी उधर जल्दी से जाता है, उधर कोई इधर आ जाता है, ये एक्टिविटी इधर होती है, वो एक्टिविटी इधर होती है, तो फिजिकल मूवमेंट एंड रैपिडनेस इसमें बहुत ज़्यादा है। द ओवरऑल ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ द प्ले बी बेस्ट डिस्क्राइब, तो किस तरीके से, हाँ सिमेट्री है और कॉमिक भी है, सिमेट्री आइडेंटिकल ट्विन वाली है और कॉमिक तो पूरा है ही, इसे आप पढ़ ही चुके हैं। द ओपनिंग सेंस ऑफ इम्पोर्टेंट बिकॉज, ओपनिंग सेंस इसका क्यों इम्पोर्टेंट है,
तो एजन, जो एजन की ट्रेजिक बैक स्टोरी है, ये क्या है, इसकी ओपनिंग सेंस है। एजन ही प्ले को स्टार्ट करता है कि किस तरीके से ये ट्विन का बर्थ हुआ और बर्थ के बाद किस तरीके से हम सेपरेट हुए। तो एजन की ट्रेजिक बैक स्टोरी ही क्या करती है, प्ले को इंट्रोड्यूस करती है। द ड्यूक ऑफ इफेसस, जो इफेसस के ड्यूक है उनका नाम क्या रहता है, तो उनका नाम क्या रहता है, सेलेनस इनका नाम होता है। आगे देखते हैं। द लीगल कन्फ्लिक्ट इन द बिगनिंग अराइज, जो लीगल कन्फ्लिक्ट है दोनों के, क्यों ऐसा होता है कि ऐसी वाला मतलब सिरक्यूज वाला आदमी अगर इफेसस आता है तो उसे हैंग आउट कर दिया जाएगा, नहीं तो 1000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इन दोनों को ट्रेड राइवलरी है, दोनों के बीच में क्या है, ट्रेड राइवलरी है, इसीलिए इफेसस ने इतने स्ट्रिक्ट रूल बना दिए हैं। द डोमिनेंट कॉमिक टेक्निक, दो डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट कॉमिक टेक्निक है स्लैप स्टिक एंड मिस्टेक है। स्लैप स्टिक मतलब जब आप किसी को मारते पीटते तो मजाक करते उस तरीके से कि उसे जैसे कि उसे हर्ट ना हो, जैसे किसी को आप कोई बीट कर दिए या हर्ट कर दिए तो उसे क्या कोई हार्म ना हो, नुकसान ना हो, उसे बंदे स्लैप स्टिक बोलते हैं। तो ये इसका वो है। पिंच इज द बेस्ट। पिंच को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, तो पिंच क्या था, एक स्कूल मास्टर या एग्जॉर्सिस्ट या कंजूरर था। द मार्चेंट हु वंस एंटीफिलस ऑफ सिरकस, उस मार्चेंट का नाम आपको बताना है जो एंटीफिलस को क्या कर रहा था, वन कर रहा था। तो इसका नाम है क्या है, वेल्थहाइजर है। ये इसका क्या है, एडवाइजर होता है जो एंटीफिलस ऑफ द मर्चेंट हु वंस एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूस, सॉरी यहाँ पर ये एंटीफिलस ऑफ इफेसस होना चाहिए था। एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूस किस जगह, इफेसस होना चाहिए था। तो इफेस चूँकि एंटीफिलस ऑफ इफेसस और इसकी वाइफ एड्रियाना के बीच में क्या लड़ाई होती थी, और इनकी लड़ाई बीच बीच में पब्लिक में आ जाती थी। कहाँ जाती थी, पब्लिक में, लोगों के बीच में आ जाती। तो ये एडवाइजर थे, इन्हें समझाते थे इफेसस को कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये घर का मैटर इन्हें घर तक का सुलझाओ। तो ये वेल्थहाइजर थे, ये एक एडवाइजर थे और अच्छे आदमी थे। इनको एडवाइस करने का काम ये करते थे कि घर की बातें हैं घर तक रखनी चाहिए। द कर्टिजन इज जस्टिस, कर्टिजन किससे तरीके से ना है, तो ब्रोथल एंड अर्बन डिसऑर्डर। ब्रोथल मतलब एक ऐसा प्लेस क्या रहता है जहाँ पर कुछ लेडीज वगैरह हैं वो डांस करती हैं और बहुत सारे लोग उन्हें क्या करने देखने जाते हैं। पुरानी मूवी में होता था, उसे ब्रोथल बोलते हैं। आगे अब असैसिन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला असर्शन है एंटीफिलस ऑफ इफेसस इज अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, एकदम गलत है, नहीं थेफ्ट के लिए नहीं हुआ था, नहीं दिया था इसलिए हुआ था। ही इज रिफ्यूज टू पे फॉर अ गोल्ड चेन ही नेवर रिसीव्ड, हाँ तो सही बात है, उसे वो गोल्ड चेन कभी रिसीव ही नहीं हुई तो उसने पे नहीं किया, तो इस तरीके से ए फॉल्स है और आर क्या है, ट्रू है। ड्रोमियो ऑफ सिरकस लाई अबाउट द बेल मनी, ही नेवर रिसीव द मनी द फर्स्ट प्लेस। तो ड्रोमियो ऑफ सिरकस लाई अबाउट द बेल मनी, नहीं उसे बताया ही नहीं गया। ही नेवर रिसीव द मनी फर्स्ट प्लेस, हाँ उसे कभी बेल मनी के लिए पैसे मिले नहीं थे। पहले पे जो पैसे मिले थे वो किसे मिले थे, डी को मिले थे। डी दौड़ते दौड़ते गया था बेल मनी के पैसे लेने, ना कि डीएस। तो ऐसा स्टेटमेंट। एड्रियाना बाइंड एंटीफिलस ऑफ इफेसस आउट ऑफ क्रुएल्टी, तो बाइंड तो सही है, बाइंड किया था उसने अपने में केयर कर, क्रुएल्टी के लिए नहीं, केयर के लिए बाइंड किया था कि नहीं मैं घर ले जाऊंगी, इनका ट्रीटमेंट कराऊंगी तो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सी बिलीव मेडिकल रिस्ट्रेन विल क्योर हिम, यहाँ ये सही है, ऐसा उनका मानना था। एंटीफिलस ऑफ सिरक्यूस डाइन एड्रियाना हाउस लवफुली, तो लवफुली नहीं, लवफुली तो नहीं, अगर जो सिरक्यूस लवफुली अगर उनको डाइन करते तो वहाँ उनके घर वो जाते, नहीं तो लवफुली ये नहीं था, लवफुली के कारण ये वर्ड गलत होगा। इज मिस्टेकन फॉर हिज हस्बैंड, ये तो सही है, उनके पति की जगह ये चले गए थे। ईजन इज सेव्ड बिकॉज द रैंसम ही पेज, तो कोई रैंसम पेड नहीं किया गया था, तो स्टेटमेंट गलत है। हिज आइडेंटिटी इज कन्फाइड द फैमिली रिकॉग्नाइजेशन, तो ये सही है। जो ईजियन थे और एमिलिया थी उन्होंने क्या कर रिकॉग्नाइज कर लिया था, तो यहाँ पर ये बात सही है। द एबेज फंक्शन एज एन एजेंट ऑफ रेजुलेशन, हाँ तो जो एबेजेस के फंक्शन है तो रेजुलेशन का काम करते हैं, ये चीज़ों को क्या कर सॉर्ट आउट करते हैं। सी रिवील फैमिली आइडेंटिटी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन द फाइनल सीन, हाँ ये फैमिली आइडेंटिटी को रिवील करती हैं और प्रोटेक्शन करती हैं। अगर ये प्रोटेक्ट ना करती, ये आइडेंटिटी रिवील नहीं करती तो क्या हो जाता, ईजन को हैंग आउट कर दिया जाता। आगे देखते हैं। अब सोर्स का दो सोर्स यूज हुए हैं, तो दोनों सोर्स के बारे में। तो पहला सोर्स क्या है, मैकेनमी है। मैकेन की प्लॉटस द्वारा लिखा गया है, और प्लॉटस की जो बर्थ डेट है वो 254 है और इनकी जो डेथ डेट है वो 184 BCE है। ट्यून बेगर का जो कॉन्सेप्ट है मिनेकिमस का, यहाँ पर जो बच्चों का नाम मिनेकिमस रहता है तो इन्हीं से लिया गया है। और ये प्योर फास है, ये प्योर फास भी फास देख लेंगे। और जो फास होती है वो जनरली मैकेनिकल होती है, जिसमें चीज़ें सब क्या होती हैं, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, उसमें इमोशंस वगैरह कुछ नहीं होते। जैसे भी चीज़ हम उन्हें आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो जैसा बोला गया है करेक्टर वैसे ही चीज़ें होती चली जाएंगी। अभी आगे देखेंगे।
ये फास है और ये कॉमेडी है। डिटेल एनालाइसिस बाद में भी देख लेते हैं। बर्थ ईयर, अगर अभी कोई यही आपसे पूछ ले कि अगर इन प्लॉटर्स की बर्थ डेट 254 है तो अभी जो कितने साल पहले रहे होंगे, तो अभी जो करंट एज चल रहा है उसमें उस जोड़ पे एक एज को घटा देंगे तो आपको करंट एज चल जाएगी, करंट एज पता चल जाएगी। तो अपन को बोल सकते हैं कि 2279 ईयर पहले इनकी बर्थ डेट है प्लॉटर्स की, और इनकी जो डेथ डेट है वो 2209 ईयर इनकी आज से पहले ये दोनों चीज़ें हुई हैं। अब फास्ट देख लिए हैं कॉमेडी। अब देखिए कॉमेडी जनरल ह्यूमर, इसे मैं अच्छे से समझाता हूँ कि ये तो बेसिक है इसका, मगर इसके काम नहीं चलेगा। तो रमेश वाज अ सिंसियर स्कूल टीचर। रमेश एक सिंसियर स्कूल टीचर हैं। इन स्मॉल टाउन के वन डे एक दिन ये डिसाइड करते हैं ये बिल्कुल डिनर बनाएंगे किसके लिए, अपने वाइफ के लिए, और उसे क्या करेंगे, सरप्राइज करेंगे। वो पूरी रेसिपी को केयरफुली फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें सॉल्ट को ऐड करना क्या करते हैं, भूल जाते हैं। सीता उस फूड को टेस्ट करती है और टेस्ट करने के बाद मुस्कुराती है और बोलती है, रमेश डिड यू फॉरगेट समथिंग, क्या तुम कुछ भूल गए हो। रमेश टेस्ट करते हैं और फिर दोनों हंसते हैं कि हाँ मैं नमक साल्ट तो भूल गया हूँ, लेकिन जो मेरा आपके लिए लव है उसे मैं नहीं भूला हूँ। दोनों इस तरीके से हंसते हैं और क्या करते हैं, बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अब इस चीज़ को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इसमें आपको एक रियलिटी दिखेगी कि मतलब इसे बढ़ाया चढ़ाया नहीं गया है। ये जो इंसिडेंट है वो नेचुरल है, वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो ये कॉमेडी है, एक नेचुरल है। कैरेक्टर बिहेव लाइक नॉर्मल पीपल, कैरेक्टर वैसे ही बिहेव करें जैसे नॉर्मल पीपल हूँ। स्माइल वगैरह सब ऐसे ही है, यूजुअल है, नॉर्मल है, इसमें कोई बस्टिंग आउट ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं फास्ट पर। इसमें देखिए इसमें सब कुछ आपको एग्जैजरेटेड मिलेगा और सब अपसर्ड रहेगा। इसमें आप बता देंगे कि ये चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताई गई हैं। स्टार्ट करते हैं। रमेश अगेन डिसाइड टू कुक, रमेश फिर डिसाइड करता है क्या, डिनर कुक करने के लिए। एट द सेम टाइम, उसी टाइम हिज फ्रेंड मोहन, उसका दोस्त मोहन आ जाता है। उसका दोस्त कौन, मोहन आ जाता है। और वो मोहन कैसे, प्रीस्ट मतलब साधु संत के ड्रेस को पहने हुए है और वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट में चंदा कलेक्ट कर रहा है, डोनेशन कलेक्ट कर रहा है। उसी टाइम में सीता के स्ट्रिक्ट अंकल शर्मा जी हैं वो आ जाते हैं। सीता के अंकल जी हैं तो उसी घर में प्रेजेंट टाइम में वो शर्मा जी भी आ जाते हैं। अब शर्मा जी चूँकि बहुत सारे प्रश्न करते हैं, क्यों आए हो आप, क्या करने आए हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो रमेश है वो मोहन को क्या करता है, किचन में कहीं छुपा देता है। अब जैसे ही किचन में छुपा देता है तो जो मोहन रहता है वो नॉकआउट करके क्या फर्श पर क्या हो जाता है, गिर जाता है। और कई बार क्या होता है, स्लीप होता है और स्लीप होने के बाद क्रैश करके सीधे सेल्फ में उसका सिर क्या हो जाता है, टकरा जाता है या पुट आउट हो जाता है। और जैसे ही वो उससे बाहर निकलता है तो देखता है कि वो पूरा उसका फेस जो है तो आटे वगैरह से क्या है, ढका हुआ है। इस सब चीज़ को देख के शर्मा जी सोचते हैं कि ये क्या है, कोई होली संत है, ये क्या है, कोई संत आदमी है, और उसके पैरों को छूते हैं। मीनवाइल इसी टाइम में प्रेशर कुकर जो होता है उसकी सीटियाँ बजती हैं और वो कुकर क्या हो जाता है, फट जाता है। विज़ल बहुत सारी बजने लगती हैं। जो आसपास के पड़ोसी रहते हैं वो भागने लगते हैं और रमेश भी रन होके क्या इधर-उधर भाग जाता है और सभी जगह क्या हो जाता है, एक साथ में इतनी सारी घटनाएँ घटती हैं। अब स्टोरी को आपको पढ़ने के बाद चला होगा कि ये जो पूरी चीज़ें ये बेतुकी हैं, सब चीज़ें इतनी साथ घटित नहीं हो सकती हैं। तो सिचुएशन को हाईली एग्जैजरेटेड दिखाया जाए तो वो फास्ट है। इम्पॉसिबल रेडिकुलस अगर चीज़ें मिली तो वो फास्ट है। चीज़ें बहुत फास्ट, कन्फ्यूजन और लाउड एक्शन में है तो वो फास्ट है। और ह्यूमर इसमें जो होता है तो मैडनेस और कियास के कारण क्रिएट होता है, ना कि नॉर्मल चीज़ों के कारण। तो अपन बोल सकते हैं फास्ट जो है क्या है, वो एग्जैजरेटेड फॉर्म है काहे का, कॉमेडी का। कॉमेडी का एग्जैजरेटेड फॉर्म क्या है, फास्ट है। तो यहाँ पर अब आपको फास्ट वर्सेस कॉमेडी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अब क्या चीज़ें कॉमेडी में हो सकती हैं और क्या चीज़ें फास्ट में हो सकती हैं। तो एक्सट्रीम इम्प्रोबेबिलिटीज़, हर चीज़ें हैं तो आप उन्हें समझ जाएंगे कि वाइडली अनरियलिस्टिक हैं, ये चीज़ें बेतुकी हैं, इलॉजिकल है, इनका कोई सेंस नहीं है। जबकि कॉमेडी में जो भी चीज़ें हैं वो क्या रहती, अमेजिंग रहती हैं और उन्हें आसानी से उनमें बिलीव किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि कॉमेडी में जो भी आपका लाफ्टर सेंस है उसे आप बिलीव कर सकते हैं, जबकि फास्ट में जो भी चीज़ें उन्हें बिलीव नहीं कर सकते। फिजिकल स्लैपस्टिक एंड वायलेंस, जो फास्ट है उसमें बीटिंग, चेजिंग, लॉकिंग डोर, मिस्टेकन अरेस्ट, ये सब कुछ इनका केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है। जबकि कॉमेडी में जो फिक्सल एक्शन वो लिमिटेड होते हैं, वो सिम्बॉलिक यूज के, इसमें जो लैंग्वेज वगैरह है वो सब यूज की जाती हैं। वायलेंस जो है तो फास्ट में जो फास्ट है उसमें वायलेंस रहेगा, जबकि कॉमेडी में आपको वायलेंस को रखना ऑप्शनल है, चाहे तो आप रखें चाहे न रखें। जो कॉमेडी की टोन है वो काफ़ी जेंटल और नॉर्मल होती है, जबकि जो फास्ट की टोन है उसे काफ़ी हार्ड और एग्जैजरेटेड रखा जाता है। स्लैपस्टिक भी ठीक है लिखा गया, आप इसे देख सकते हैं। मैकेनिकल प्लॉट डोमिनेंस,
तो इसमें जो कैरेक्टर हैं वो क्या करते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं, जैसे पपेट, उन्हें आप कुछ बोल दिए तो वो कुछ करने लगे, मतलब एक मशीन है। जबकि कॉमेडी में जो भी कैरेक्टर हैं वो प्लॉट ओरिएंटेड नहीं होते, ये अपने इमोशंस के ऊपर काम करते हैं। कैरिएचर वर्सेस कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो कैरिएचर जो कैरेक्टर होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, लाइफ होते हैं, और कैरिकेचर जो एग्जेजरेटेड, सिंपली ओवर सिंप्लीफाइड और ऑलमोस्ट कार्टून लाइक। तो जो कॉमेडी है उसमें करेक्टर यूज़ किए जाते हैं, और जो फार्स है तो उसमें जनरली कैरिकेचर यूज़ किए जाते हैं। रिपीटेशन, बार बार चीज़ें रिपीट होगी। अब लाफ्टर फ्रॉम द सिचुएशन, फार्स में जो ह्यूमर आता है आपको एक्शन के थ्रू आता है, ना कि लैंग्वेज के थ्रू। जबकि जो कॉमेडी है उसमें जो ह्यूमर क्रिएट होता है वो विट, आपकी बुद्धिमानी, अर्नी और लैंग्वेज के थ्रू क्या होता है, क्रिएट होता है। अब फ्यू नोटेबल पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्हें देख लेते हैं। प्लॉट डिवाइस, तो ये जो प्ले था इसमें मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऊपर पूरा, इसमें जो जिसमें कॉमिक चीज़ें हुई हैं वो मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऊपर हुई हैं। इसमें करीब 50 इररों को शो आउट किया गया है। तो जिसमें जो 50 इरर दिखाई गई हैं उसमें से 17 इरर जो हैं तो डायरेक्ट मिनेकमी से कॉपी की गई हैं। तो 15 इरर टोटल पुटअप की गई हैं, जिसमें जो 17 इरर हैं वो सीधे मिनेकमी से कॉपी की गई हैं। इसका जो थीम है तो फैमिली रियूनियन, कमर्स, वही रूल जो है, मैडनेस, ये सब इसके सेंट्रल पॉइंट हैं। अब इसमें जो वह मैड वर्ड है वो अराउंड 30 बार अपीयर हुआ, 30 टाइम्स जो मैड वर्ड है क्या हुआ है, अपीयर हुआ है। अब इरर मतलब कि हाँ, यहाँ पर शेक्सपियर ने जानबूझ के एक इरर की है। इसमें ये दो चीज़ें एक बताते हैं, एक बार बताते हैं 5 ईयर वाली। इसमें जो इरर देख लीजिए, ईजन मेंशन हिज सन लेफ्ट, एक बार बताते हैं कि उनका जो सन है तो 18 साल में खोया है, ये फिक्स हो गई 18 साल की बात है। एंड ही हैज़ सच, 5 साल से यहाँ खोज रहे हैं और फिर यहाँ 7 साल से, तो ये 5 और 7 बताना एक ही टाइम में, ये क्या है, इनकन्सिस्टेंटी है और ये इरर है। कभी कभी पेपर में आ जाता है एग्जाम में, तो 5 और 7 एक ही साथ में बताना, ये क्या है, एक इरर है। एमेलिया रिकॉग्नाइजेशन, एमेलिया तो सी रिवील्स शी हैज़ बीन एन एब्सेस फॉर, और ये स्टेटमेंट सही है। वो भी वहाँ बोले थे कि 33rd ईयर हो गए हैं मुझे ट्रैवल में, मतलब कष्ट सहते हुए, और ये भी बताती हैं कि मुझे यहाँ पर आश्रम में रहते हुए टोटल कितने हो गए हैं, 33 ईयर हो गए हैं। एंजेलो क्या था, वो गोल्ड स्मिथ था, और जिसने एंटीफिलस की वाइफ के लिए क्या बनाई थी, चैन बनाने के लिए रखा गया था। अब वन लाइनर देख ले, इज एंटीफिलस ऑफ सिरकस मैरिज, तो नहीं, इनकी शादी कभी नहीं हुई थी। ये पूरे प्ले में क्या रहेंगे, अनमैरिड रह गए हैं। हु गिव्स एंटीफिलस सिरकस द गोल्ड चेन, गोल्ड चेन किसने, तो एंजेलो ने क्या दी थी, गोल्ड चेन इन्हें दी थी बाय मिस्टेक। हु रिलीज एंटीफिलस ऑफ इफेसस फ्रॉम द अरेस्ट टू एड्रीना, अपने बाइंड या कस्टडी के लिए, कि नहीं इन्हें जेल में ना रखा जाए, इन्हें मेरी कस्टडी में दिया जाए। तो ये इनकी दिमाग की स्थिति क्या करूँगी मैं, मेडिकल क्योर के थ्रू क्या कर दूँ, ठीक कर लूँगी। हूँ फाइनली एक्सप्लेन द कन्फ्यूजन ऑफ द टू, तो दो एबिसिस एमेलिया जो होती है वो क्या करती है, इस कॉन्सेप्ट को क्या करती है, क्लियर करती है। व्हाट रिलेशनशिप डज द एबिसिस हैव विद एन ईजन, क्या होती है, तो सी इज ईजन लास्ट वाइफ, वो ईजन की लास्ट वाइफ होती है। वेयर डज द फाइनल रिकॉग्नाइजेशन सीन टेक प्लेस, तो एट प्रियोरिस और एबी में फाइनल सीन क्या होती है, क्लियर होती है। वहीं पर सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, रेजुलेशन में चली जाती हैं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। वाई ईजन स्पेयर्ड फ्रॉम एग्जीक्यूशन, तो चूँकि फैमिली का रियूनियन हो चुका है और सभी लोग बहुत दिन से बिछड़ के एक साथ हुए हैं, इसलिए ड्यूक क्या करते हैं, इन्हें माफ़ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, रैंसम मनी नहीं लाया, लेकिन आपकी स्टोरी इतनी ट्रेजेडी थी तो आपको फ्री किया जाता है। आगे, हूँ फर्स्ट काजेस एंटीफिलस ऑफ इफेसस मैडनेस, तो डी डेट सबसे पहले किसे, तो डी इनडायरेक्टली काजेस द एक्विजिशन ऑफ थ्रू द रिपोर्ट, तो डी जो इफेसस है तो सबसे पहले ये जब मीट करता है कहाँ, एक स्ट्रीट पर किसे, एएस को। जब वो बिजनेस से लौट आता है तो बोलता है कि हाँ दीदी चलिए, दीदी आपका वेट कर रही हैं। जब इसे ये पीट देता है कि नहीं मेरी कोई वाइफ अभी नहीं, तो मेरा घर में कौन क्या से वेट कर रहा है। हूँ कन्फर्म एंजेलो चैन, तो एंजेलो के जो चैन का क्लेम है कौन, तो मार्चेंट कन्फर्म करता है और इसी के कहने पर ये जेल में जाते हैं। विच कैरेक्टर बिलीव इफेसस इज अ लैंड ऑफ सॉर्सरी, तो एएस बिलीव करते कि जो पूरा लैंड है वो मैजिकल मूवमेंट से, मैजिकल एक्टिविटी से भरा हुआ है। हूँ ऑर्डर द एंटीफिलस इफेसस टू बी बाउंड कस्टडी, तो कौन ऑर्डर करता है, तो एड्रियाना कि नहीं इन्हें मेरी कस्टडी में दिया जाए। हूँ ब्रिंग ईजन बिफोर द ड्यूक एट द एंड, तो एक ऑफिसर रहते हैं वो क्या करते हैं, ईजन को उनके ड्यूक के कोर्ट में लाते हैं। हूँ फर्स्ट रिकॉग्नाइज ईजन एट द एंड ऑफ द प्ले, द एमिलिया रहती है उनकी वाइफ, सबसे पहले वही पहचानती है। विच सर्वेंट इज बिजन डिस्पाइज टेलिंग द ट्रूथ अबाउट द मनी, तो इफेसस वाले ड्रोनियम को काफ़ी पीटा गया था कि यहाँ उस मनी के लिए। हु डिनाइड हैविंग द वेल मनी, तो
हु डिनाइड द बेल मनी, तो डीएस ही क्या करता, जब इसे पैसे दिए ही नहीं तो पैसे बेल मनी किससे दी गई थी, डी को बोला गया तुम लाओ, और ये डीएस से मांग रहे थे तो उनके पास नहीं थे तो बार बार ही मना कर रहे थे। हु लॉक द डोर, तो घर के अंदर कौन था, एएस और डीएस, तो डीएस। नेक्स्ट, हु बिलीव विचक्राफ्ट एक्सप्लेन द जनरोसिटी एंड रिकॉग्नाइज बाय द स्ट्रेंजर, तो एएस सिराक्यूज की यहाँ के लोग काफ़ी जनरस हैं। यहाँ जो विच क्राफ्ट होता है इसके थ्रू लोगों को अच्छा ट्रीट किया जाता है और क्या मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं। विच कैरेक्टर साइलेंट रिजॉल्व मोर कन्फ्यूजन दैन एक्यूजेशन, तो जो एमेलिया रहती है तो जो इनका कन्फ्यूजन रहता है तो इन्हीं के कारण क्या होता है, सॉर्ट आउट होता है, दूर होता है। हु अननोइंगली वायलेट द मैरिटल स्पेस विदाउट कमिंग अडल्टरी, तो सिराक्यूज ये रात को चले जाते हैं डिनर में और थोड़ी बहुत इनके साथ रहते हैं एड्रियाना के साथ में, तो एडल्टरी वाला थोड़ी जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं पर इम्प्लीमेंट हो जाता है, किसके ऊपर, एएस के ऊपर, और किसके कारण, एड्रियाना के कारण, जो कि इनकी वाइफ नहीं थी लेकिन उनके साथ डाइन किए थे और पूरी रात रहे भी थे। विच रिकॉग्नाइजेशन सेव लाइफ बिफोर इज फॉर्मली रिपील्ड, तो फैमिली रिकॉग्नाइज, सब लोग एक साथ रियूनियन हो गया तो पूरी चीज़ें क्या हो गई, सॉर्ट आउट हो गई। हु इज अरेस्टेड विदाउट डेट एंड फ्रीड विदाउट ट्रायल, तो इफेसस को क्या किया गया है, बगैर डेट के, क्या बेचारा कोई कर्जा नहीं लिया था लेकिन फिर भी इसे अरेस्ट किया गया और कोई ट्रायल के फिर इसे जब पता चल गया छोड़ दीजिए गया। हु डिनाइड हैविंग द बेल मनी, कौन मना कर रहा था बेल मनी के लिए, बेल मनी के लिए कौन मना कर रहा था, डीएस मना कर रहा था, क्योंकि उसे तो डी को बेल मनी दी गई थी और मांगा जा रहा था डीएस से, तो मना कर रहा था। हूँ एक्सप्लेन द कन्फ्यूजन ऑफ टीन, तो एबेजस वो जो नन होती हैं वो इस चीज़ को क्या कन्फेस करती हैं कि हाँ सब चीज़ें ऐसी थी। व्हाट अमाउंट द बेल मनी रिक्वायर्ड, तो कितना है, तो बेल मनी कितनी रिक्वायर्ड है ये नहीं बताया गया कहीं भी, नॉट स्पेसिफिक, तो बेल मनी कितनी है ये नहीं बताया कि बेल मनी कितनी है। ध्यान दीजिए 1000 मार्क का जो अमाउंट है वो काहे के लिए है, सिरक्यूजन को यहाँ आने के लिए, ना कि बेल मनी, तो बेल मनी स्पेसिफिक कहीं भी मेंशन नहीं है। टू होम सिरकस डिसाइडेड टू गिव गोल्ड चेन इन स्पाइट ऑफ हिज वाइफ, तो कॉर्टिजन थी तो उन्होंने उससे बदला लेने के लिए क्या कि अभी चैन मैं उन्हें नहीं दूंगा और किन्हें दूंगा, इन्हें दूंगा। विच रोमन प्ले राइट इज द चीफ सोर्स, तो मिनेकमी और प्लेटस ये दो सोर्स यूज़ किए गए हैं, तो मेन सोर्स यही है। वाई इज़ द कमेडी ऑफ हिरर इज कॉल्ड फास्ट, तो बिकॉज इट एग्जरेटेड, सब चीज़ें जितनी भी इसमें आइडेंटिटी वाली मिस्टेक हैं वो जानबूझ के की गई हैं और कोई भी देखेगा तो बता देगा कि ये चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बीच के पेश की गई हैं, तो एक फास है ना कि प्योर कमेडी है, इसलिए जो उसका जो क्लासिफिकेशन है अंडर फास है ना कि कमेडी में। अब ऑल काजेस कन्फ्यूजन इन फेसेस, तो सिर्फ कन्फ्यूजन किस में नहीं था, ईजन में, ये एक आदमी थे जो किनारे सेपरेट रह के आए, इनमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी, ये सबसे अलग थे। ऑल रिसीव फिजिकल पनिशमेंट ऐसे लुसियाना, सबको कुछ ना कुछ फिजिकल पनिशमेंट मिले हैं लेकिन लुसियाना को कोई नहीं मिला, और लुसियाना कौन थी, एड्रीना की सिस्टर। ऑल मिस्टेक इन्वॉल्व टिन, सब जगह टिन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, बशर्ते ये गोल्ड चेन जो गोल्ड चेन डिलीवर करता है उन्हें छोड़ के। All character think Antipholus is mad except Antipholus of Sicyll. All character think Antipholus is mad. कौन सा Antipholus? ए की बात चल रही है कि सभी सोचते थे कि ए क्या है, पागल है, इंसान है, लेकिन एएस ऐसा नहीं सोचते थे। विच हैपन फर्स्ट, गोल्ड चेन डिलीवर और अरेस्ट, तो गोल्ड चेन पहले डिलीवर की गई थी और अरेस्ट बाद में किया गया था। विच कम फर्स्ट, बिलीव इन विच क्राफ्ट और डिनर इन्विटेशन, तो सबसे पहले किधर, डिनर के बाद की बात है कि जब गोल्ड चेन मिली थी तो ये रिप्रेजेंट करती है विच क्राफ्ट वाले मैटर को, तो पहले डिनर हुआ था, गोल्ड चेन बाद में डिलीवर हुई थी। विच अकर्ड अर्लिस्ट, डोर नॉकिंग और बेल डिमांड, तो सबसे पहले डोर लॉकिंग हुई थी फिर इसके बाद बेल डिमांड हुई थी। विच इज पनिश्ड फॉर ऑनेस्टी, तो बेचारे डी को फालतू के लिए पीटा गया था। ऑब्जेक्ट कॉजिंग अरेस्ट, किसके कारण अरेस्ट हुए थे, तो चैन के कारण। प्लेस ऑफ फाइनल रिकॉग्निशन, तो प्रेरीज। अब लास्ट और बेसिक है, व्हाट इज द शेक्सपियर शॉर्टेस्ट पे, तो शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट पे द कॉमेडी ऑफ एरर्स है। इसमें कितनी लाइन है, तो इसमें अराउंड 1800 लाइन है। इसे फर्स्ट पब्लिश कब किया गया था, 1623 में। तो व्हाट इज द क्वाटू, ये कोई क्वाटू नहीं है, ये क्या है, फर्स्ट फोलियो का पब्लिकेशन है। शेक्सपियर की एक बुक है जो 1623 में पब्लिश हुई थी, उसमें टोटल 36 प्ले हैं और उसी में ये प्ले इंक्लूड है, तो ये फर्स्ट फोलियो का प्ले है ना कि क्वाटो का प्ले है। इन विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर करियर वाज द प्ले रिटन, जो इनका अर्ली कैरियर पीरियड था जब ये फादर बने थे तभी इस प्ले को क्या किया गया है और
लिखा गया है। अप्रॉक्सीमेटली ईयर ऑफ कंपोजिशन तो 1592 से 95 1594 के बीच में लिखा गया है। इसमें रोमन प्ले राइट के जो सोर्स यूज है वो प्लॉटस है, और इनके जो प्लूटाइन का प्ले का मेन सोर्स है वो क्या है, मिनैक्मी है। विच एडिशनल प्लूटाइन इन्फ्लुएंस था, तो एम्फिट्रूओस, इसमें जो सर्वेंट वाला ट्विन सर्वेंट का कॉन्सेप्ट है वो एम्फिट्रू से लिया गया है। विच मेजर स्ट्रक्चर डिवाइस डच शेक्सपियर एट बिट्रायल प्लेटस, तो सेकंड पेयर ऑफ ट्विंस। तो विच यूनिटी डज द प्ले स्टिक इन फॉलो, तो यूनिटी ऑफ टाइम। ये सब वन डे में है तो यूनिटी ऑफ प्लेस, ये सब क्लोजली फॉलो हैं। विच क्लासिकल ड्रामेटिक ट्रेडिशन डज द रिफ्लेक्ट, तो क्लासिकल रोमन कॉमेडी है इस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट कर ले कि इसका जो पीरियड ऑफ टाइम है जिस तरीके से लिखी गई है, तो इस टाइम में जो मिस्टेकन आइडेंटिटी वगैरह है, फास्ट बहुत ज़्यादा यूज होता था, तो ये जो प्ले है तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड को क्या करता है, शो करता है। तो ला क्या है, एथेंस किला, और फिर क्या ड्यूक करता क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो दो थीम है इसमें काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए, ला वर्सेस मर्सी। विच मूवमेंट शिफ्ट फ्रॉम द प्ले फास्ट टू इमोशनल रिजुलेशन, तो ईजियन का जो रिकॉग्नाइजेशन है इमेलिया के थ्रू, उसी के द्वारा क्या हुआ है, ये जो पूरा इमोशनल रिजुलेशन है वो क्या हुआ है, सॉल्व हुआ है। तो इस तरीके से पूरा प्ले क्या होता है, एंड होता है।